हाँ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो है, थर्ड 5 ईयर प्लान पर हम लोग पहुंचे कैसे। देखिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ भाई। 1947 में आजाद होने के बाद हमारे देश में सोचा गया कि भाई हम लोग अब आगे जो बढ़ेंगे वो प्लान तरीके से बढ़ेंगे। उसी के लिए क्या बनाया गया भाई, क्या बनाया गया, इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमारे देश में क्या होना चाहिए भाई, हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए। और वो प्लानिंग कमीशन को जो साथ देके चलेगा उसके लिए एनडीसी बनाया गया। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला भाई कि इकोनॉमिक जो प्रोग्राम कमेटी जो था उसने क्या रिकमेंड करा कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन बन गया। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि जनरली वो प्लान बनाकर चलना और हर 5 साल का जो प्लान है उसको लागू करने का काम करना, ठीक है। उसी के साथ जो है वो एक एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो बनाया गया, जो कि क्या कर रहा था, इसको साथ दे रहा था, किसको, प्लानिंग कमीशन को, ताकि चीजें जो है वो प्लानिंग से हमारे देश में आगे बढ़ पाए। उसी के बाद जो है अब जैसे 1950 में ये सेटअप हो चुका था, ठीक है, कौन सा, प्लानिंग कमीशन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया हमारा कब, 1951 से लेकर 1956। पहला जब 5 साल, जिसको कौन सा मॉडल बोला जाता है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। क्योंकि हैरोल्ड और डॉमर दो इंसान थे जिन्होंने मिलकर ये योजना को तैयार किया था और हमारे देश में लागू करने की कोशिश करी थी। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था भाई, एग्रीकल्चर को बेस मानकर पूरे 5 साल जो है वो काम किया गया। क्लियर? दूसरा जो 5 ईयर प्लान था वो 1956 से 1961, ठीक है। मतलब ये सेकंड 5 ईयर प्लान, जहां पर हमने एक तरीके से किस पर फोकस करा, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर। क्लियर? अब जो है 1961 से लेकर 1966 में थर्ड 5 ईयर प्लान लाया गया। इसी तरीके से 2017 तक आया, समझ रहे हो, 2017 तक प्लानिंग जो है वो हमारे देश में हर 5-5 साल में बनाते गए, रेगुलेट करते गए। थर्ड 5 ईयर प्लान को गैडगिल योजना भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को यहाँ पर कि गैडगिल योजना इसको नहीं, फोर्थ को बोलते हैं। फोर्थ में इनके फॉर्मूला को सही तरीके से लागू किया गया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो गैडगिल एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये योजना बनाकर हमारे सामने रखी थी, और उन्हीं के जो प्लान से पूरी 5 ईयर प्लान को रेगुलेट करने की बात की गई थी। यहाँ पे देखो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको थर्ड और फोर्थ में भी देखने को मिलेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसमें, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आत्मनिर्भर और स्वयं का, अगर स्वयं अपना देश में इस तरीके से हम उत्पादन करें ताकि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। मतलब हम इतना अपने से प्रोडक्शन कर लें कि हमें एक तरीके से दूसरे देश से इंपोर्ट ना करना पड़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त हमारे देश में। खास कर अगर फूड या फूड आइटम, या फिर फूड आइटम भी छोड़ दो, जैसे अब जनरली अब मान लो दाल चावल वगैरह हम लोगों को इंपोर्ट करना होता था, क्योंकि हमारी एक तरीके से देखो जनरली 1965 के आसपास में, ठीक है, हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, ठीक है, और 1965 में पहला फेज आया था और 1975 में दूसरा फेज, मतलब दो फेज में एक तरीके से चलाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन को उसी दौरान। लेकिन इसके बीच में घटा क्या वो देखिए, तो यहाँ पर गैडगिल टारगेट कितना रखा गया था, 5.6%, बट एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ उसका, आधा, आधा से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या देखने को मिला, एक्चुअल ग्रोथ 2.8% देखने को मिला, जो कि अपने आप में एक तरीके से बहुत शर्मनाक थी हमारे देश के लिए, क्योंकि दो लगातार 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल होने के बाद थर्ड 5 ईयर प्लान हम लोग धड़ाम से गिर गए, तो जिसकी वजह से चिंता और भी बढ़ गई। इसका रीजन क्या था भाई, ये देखिए रीजन क्या था, 1962 में चाइना के साथ जो वॉर हुआ। अब कभी भी वॉर की सिचुएशन होती है तो हमारे बहुत सारे रिसोर्स या खाने पीने की चीजें आर्मी को फिट करने में चली जाती हैं, क्योंकि वो लोग दिन भर काम कर रहे हैं तो उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना है, जिसकी वजह से जो आपको देखने को मिलेगा उसके बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। देख रहे हो, इसी 5 ईयर प्लान के दौरान, मतलब 1961 से लेकर 1966 के बीच में क्या हुआ भाई, सबसे पहले 1962 में इंडिया और
चाइना का वॉर, 1965 में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। उसके बाद जो बचा कुचा चीज था वो एक तरीके से सूखा पड़ गया, मतलब बारिश ही नहीं हुआ। और उस वक्त आप जान रहे हैं अभी भी हालांकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर खेती मानसून बेस्ड ही है हमारे देश में। तो उस वक्त सोचो कि ज्यादा निर्भरता थी भाई मानसून के ऊपर, मतलब अगर मानसून ना आए तो एक तरीके से हमारे देश में फसल ही नहीं होती थी, क्योंकि हमारे देश का इरिगेशन सिस्टम तो डेवलप किया ही जा रहा था, लेकिन उतना डेवलप तो हुआ नहीं था, जिसकी वजह से 1965 और 1966 में क्या आया, सीवियर ड्रॉट आया। सीवियर ड्रॉट मतलब क्या, गंभीर सूखा, जिसकी वजह से कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो पाई और उसका असर जो है वो हमारे पूरे देश पर देखने को मिला, जिससे एक तरीके से फेमाइन की सिचुएशन जो है, भूखमरी की सिचुएशन जो है वो एक तरीके से हमारे देश में फैल गई, जो कि अपने आप में ही ये चीज है ना, ये फेमाइन वाली सिचुएशन कहाँ, चाइना में भी आया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको बहुत जल्दी कॉन्कर कर दिया, हमने बहुत लेट लगाया। तो देख सकते हो जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा, कोई पूछेगा कि क्या मेन वजह था भाई थर्ड 5 ईयर प्लान को असफल होने का या फिर उतना ग्रोथ ना होने का, तो ये 3 वजह है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 62, 65 और 66, मतलब 1965 और 1966 में आपको ड्रॉट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर, तो ये चीज हुई थी भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब जब सूखा पड़ गया तो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी तो हुआ नहीं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला, सीवियर फेमाइन। फेमाइन का मतलब भयंकर अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ गया जिसकी वजह से लोग जो है भूखे रहने लगे। अब भूखे क्या, मतलब खाना ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा। उसके बाद द मेन टारगेट ऑफ दिस प्लान वाज टू मेक इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एंड रीच द सेल्फ एक्टिव पोजीशन ऑफ अ टेक ऑफ। मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें मेन फोकस यही किया गया था कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगे और हम अपनी इकोनॉमी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट था, मतलब एक तरीके से सेल्फ रिलायंस के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज कंसीडर्ड द एम ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इसी में ये भी फोकस किया गया कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कैसे करें। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर क्षेत्र है, एक क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से अगर बढ़ रहा है और दूसरा क्षेत्र अगर सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है, तो दोनों को साथ में बैलेंस ग्रोथ कैसे करके चले वो इंपॉर्टेंट है। मतलब इक्विटी पर ध्यान देना है, दोनों को इक्वल डेवलपमेंट के रास्ते पर लेकर चलना है, तभी हमारा देश बढ़ सकता है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लो एक परिवार में 2 बेटा, भाई एक बेटा बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा है, दूसरा बेटा कमा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसके पिताजी का या फिर उसके भाई का फर्ज क्या है भाई कि एक तरीके से छोटे भाई को मदद करे ताकि ताकि क्या हो, ताकि डेवलपमेंट सही तरीके से पूरे परिवार का हो, ठीक है, या उसके घर का हो, समझ में आया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात और किया गया, अब जैसे भूख वगैरह की सिचुएशन बढ़ गई थी ना, या फिर लोगों को खाना उपलब्ध नहीं, अब ये सिचुएशन क्यों आई, क्योंकि हमारे देश में स्टॉक नहीं था खाने का, या फिर बोला जाए व्हीट, राइस या कोई भी फूड क्रॉप्स के स्टॉक नहीं थे, जिसके लिए एफसीआई की गठन की गई। कब की गई? 1965 में। एफसीआई का काम क्या होता है, अभी आप जनरली आपने देखा होगा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन कार्ड के थ्रू राशन बांटा जाता है। वो कौन बांटता है? एफसीआई के द्वारा ही बांटा जाता है, ठीक है, दुकानदारों के माध्यम से, जिनको एक तरीके से कौन सा शॉप बोलते हैं भाई उसको, हैं राशन शॉप बोलते हैं क्या? अब किराना तो सबको बोलते हैं, गन्ने का खेत क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंट्रोल रूम नहीं बोलते, दूसरा चीज बोलते हैं भाई, हैं तुम्हारे ये कंट्रोल बोलते हैं, गढ़वाल नहीं, वो जो पूछा जाएगा वो पूछो ना, बोलो ना, कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, गले की दुकान, सस्ते गले, क्या बात, ये कहाँ से वर्ड निकाला सस्ते गले, पहली बार हैं? अरे बोलने में तो कुछ भी बोल दो, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है ना हर एक चीज का, एक स्टैंडर्ड होता है ना कि भाई ये चीज यही, अगर एफसीआई को थोड़ा तुम बोलोगे एफसीआई, एफसीआई से बोलोगे, आप बोलोगे तुम्हारे गांव में ये बोला जा रहा है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, लेकिन आखिरकार उसको बोलते क्या है? नहीं, गले के शब्द में बोलते हैं। कल मेरे को बताइएगा, ठीक है, कल मैं पूछूंगा जो थोड़ा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन बांटा जाता है उस दुकान का नाम क्या बोला जाता है,
एज पर द गवर्नमेंट, या फिर जनरली सार्वजनिक नहीं, उतना बड़ा शॉप ही है, नाम उसके पहले क्या बोलते हैं बस वो है, ठीक है। तो एफसीआई बनाया गया भाई। एफसीआई का काम क्या था कि फार्मर से क्या खरीदना, अनाज खरीदना, ग्रेन खरीदना, और उसको स्टॉक करके रखना, और जब कोई सिचुएशन खराब हो तो वो स्टॉक जो है वो एक तरीके से धीरे धीरे रिलीज किया जाए। इसलिए आप देखते हैं कि एफसीआई जो है एमएसपी के माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से जो चीजें हैं वो खरीदती हैं, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है भाई, तो बताने की कोशिश करेगा क्या है। एक मिनिमम प्राइस होता है जो, तो क्या वो अनाज लगाने से पहले ही तय हो जाता है या फिर अनाज लगाने के बाद वो प्राइस को तय करके मतलब किसानों से लेती है? नहीं, पहले होता है। जैसे अभी खेती बाड़ी शुरू हुआ, जैसे समझो एमएसपी का मामला थोड़ा सा आ गया तो यहाँ पर वर्ड में समझाई देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझना बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। एमएसपी क्या है, जैसे जनरली मान लो कि राइस है, ठीक है, राइस है, ठीक है, राइस है, राइस पर मान लो कि एमएसपी सरकार ने बोला कि भाई जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा वो हम मान लो 1500 रुपया पर क्विंटल लेंगे सरकार ने पहले। और ये सरकार जो है वो कब बोलती है, अनाज लगाने से पहले। मतलब मान लो कि अभी बारिश शुरू हुआ ना, या फिर राइस की खेती या फिर धान की खेती, पैडी की खेती शुरू हुई, उसके पहले ही सरकार तय कर देती है कि भाई इस साल आने वाले समय में अगर आप सरकार को बेचेंगे धान या फिर जो भी राइस की मटेरियल, वो एक तरीके से आपको 1500 रुपया पर क्विंटल में एक तरीके से खरीदा जाएगा, सरकारी रेट ये है। अब मान लो कि धान की खेती उतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई, अब मान लो कि मार्केट प्राइस बाजार में एक क्विंटल गेहूं 2000 में मिल रहा है, ठीक है, 2000 पर क्विंटल में एक तरीके से बेचा जा रहा है, तो फार्मर देगा सरकार को क्या, नहीं, कहाँ बेचेगा, बाजार में बेचेगा। तो एमएसपी का मूल मतलब क्या है कि भाई कम से कम उतना कीमत मिलना चाहिए फार्मर को। इस समय तो फार्मर को कोई दिक्कत नहीं होता है कि जब एक तरीके से ज्यादा पैदावार नहीं हो या मार्केट में प्राइस ज्यादा है, तो मार्केट में ज्यादा प्राइस होगा, बाजार में ज्यादा कीमतों पर जो प्राइवेट वाले वो खरीद रहे हैं तो हम प्राइवेट वाले को बेच दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों को दिक्कत कब होता है भाई, जब उसकी पैदावार बहुत हो गई, क्या हो गई, बहुत ज्यादा पैदावार, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई क्या हो गया, एक तरीके से बढ़ गया, आपूर्ति बढ़ गया। अब जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, देखो बहुत ज्यादा टमाटर अगर मार्केट में बढ़ जाए तो उसका प्राइस कम हो जाता है, कीमत कम हो जाता है। अब कीमत कम हो जाएगा तो उसका हर्जाना कौन भुगतता है, प्रोड्यूसर, जो कि नहीं भुगतना चाहिए जनरली किसानों को, किसानों के मामले में देखा जाए तो। इसीलिए किसानों को घाटा ना हो कि अगर ज्यादा सप्लाई हो जाए तो उसको मान लो 1000 रुपया पर क्विंटल जो बाजार में बिक रहा है तो वो डायरेक्ट जगह सरकार को बेचेगा, क्योंकि सरकार ने एमएसपी के माध्यम से वो सरकार को डायरेक्टली बेचेगा, तो फिर उसको क्या होगा, लॉस नहीं होगा जनरली। इसीलिए एमएसपी जो है कारगर, हमारे देश में जनरली बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि एमएसपी के हिसाब से अगर चीजें चल रही हैं तो कभी कभी सरकार को बहुत ज्यादा घाटा भी होता है इससे, लेकिन ये किसानों को बचाने के लिए किया गया। ये इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमने एक तरीके से 5 ईयर प्लान में सही तरीके से चीजों को लेकर नहीं चले, ठीक है। इसका भी एक प्रमुख वजह है, इसका ये मतलब नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने तो किया। 1965 में एफसीआई को बनाया ताकि एक प्रॉपर सिस्टम हो जिसके तहत जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जाए। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब आप देख रहे हो कि हालत खराब हो गई थी इस वक्त आते आते 1966 तक, ठीक है, हालत खराब हो गई भाई। तो उसमें सरकार ने क्या सोचा कि भाई अभी 5 साल का प्लान बनाना, अचानक से तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, अब ऐसा थोड़ी कि पूरा साल भर का प्लान अभी बनाओगे, अभी अगले महीने के बारे में सोचोगे ना, कि पूरे साल के बारे में सोचोगे, अगले महीने के बारे में। तो सरकार ने भी ऐसा ही सोचा कि भाई अभी साल दर साल हम लोग चीजों को लेकर चलते हैं। 1966 के बाद, मतलब अगर देखा जाए थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा कब खत्म हुआ भाई, 1961 से लेकर 1966। यहाँ आते आते इंडिया चाइना का वॉर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, सीवियर फेमाइन, ठीक है, वो सब सारी चीजों की वजह से, और एफसीआई का भी गठन हो गई थी। तो उसके बाद सरकार ने बोला कि अब हम लोग एक तरीके से 3 साल देखेंगे, उसके बाद 5 ईयर प्लान लाएंगे, मतलब एक एक साल अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे जो गड़बड़ी हुई है, उसके बाद हम लोग आगे लेकर चलेंगे। इसीलिए 3 एनुअल प्लान लाया गया, 3 वार्षिक योजनाएं आएंगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान हॉलिडे 1966 से 1969। उसमें हर साल जो है उसको प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया और उसके साथ चीजों को आगे बढ़ाया गया। इसमें देखो क्या रीजन था भाई थर्ड 5 ईयर प्लान का फेल होने का,
सबसे बड़ा रीजन ये था डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी टू बूस्ट द एक्सपोर्ट अलोंग द इन्फ्लेशनरी रिसेशन लेड टू पोस्टपोन द फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसका मतलब क्या है, दो बड़ा बड़ा वर्ड है। एक तो आ गया भाई डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। अगर मान लो चाइना ये काम बहुत करता है, डिवैल्यूएशन का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है भाई, अवमूल्यन करना। मतलब जैसे मान लो $1 अगर 80 रुपया का था, मतलब $1 का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक एक्सपोर्टर को, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट मतलब जो सामान को बेच रहा है, उसको कितना मिल पा रहा था भाई, 80 रुपया। $1 का सामान अगर बेच रहा है, मान लो कि ये पेन $1 का है, हम जो है कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका, तो हमें कितना मिल रहा है, 80 रुपया। सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि हम डिवैल्यू कर दें, डिवैल्यू का मतलब $1 100 कर दें, मतलब हमने अपनी वैल्यू, अपने करेंसी की वैल्यू को क्या किया, कम कर दिया। हमने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। नहीं समझ रहे हो, यही तो है कम होना, यही पर दिक्कत है। $1 पहले कितना, 80 रुपया का, अब $1 कितना हो गया, 100 रुपया का। तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है ना भाई, क्योंकि अब सोचो पहले $1 का सामान हम खरीद रहे थे बाहर से, ऐसे सोचो हम बाहर से खरीद रहे थे तो हम कितना रुपया दे रहे थे, 80 रुपया। मान लो अमेरिका से आप इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसे समझो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे, तब कितना दे रहे थे, $1 का, $1 का एक टॉय है तो वो 80 रुपया आप दे रहे थे। अब मान लो कि करेंसी डिवैल्यू हो गया, करेंसी का अवमूल्यन हो गया, जिसके वजह से हमें अब 100 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है ना, तो हमारी करेंसी की तो वैल्यू कम हुई है, तभी तो हमें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगाई या फिर बहुत सारी हो गई, जिसका मतलब क्या होगा कि हमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। जैसे सिंपल सी बात समझो कि एक पेन है, एक पेन का दाम पहले 10 रुपया था, मतलब आप कितना रुपया खर्च कर रहे थे भाई, 10 रुपया। अब मान लो अचानक से इसकी कीमत बढ़ गई, 20 रुपया हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो मनी की वैल्यू है वो कम हुई है ना, तभी तो आपको ज्यादा रुपया खर्च करके वो पेन लेना पड़ रहा है। इसका मतलब दिक्कत वाली बात है भाई। तो सेम चीज यहाँ पर सरकार, तो इससे इंपोर्टर को तो घाटा होता है लेकिन एक्सपोर्टर को फायदा होता है। तो जनरली एक्सपोर्ट को बढ़ा, मतलब बूस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत, ठीक है, बढ़ाने के लिए जो जनरली हम लोगों ने अपने करेंसी को क्या किया, डिवैल्यू करा। इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर मान लो पहले $1 का सामान एक्सपोर्ट कर रहा था तो 80 रुपया मिल रहा था उसको। मान लो इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है भाई, ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्टर है, वो कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब अगर $1 का पेन एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे अमेरिका से कितना मिल रहा है भाई, 80 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, मतलब वो $1 दे रहा है लेकिन वो आरबीआई के थ्रू आकर 80 रुपया जो है उस फर्म को दिया जा रहा है भाई, ठीक है। सेम उसी तरीके से सोचो कि अब जो है, अब अगर ये डिवैल्यू होने के बाद अब 100 रुपया मिल रहा है, तो एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो इससे एक्सपोर्टर को तो फायदा होता है डिवैल्यूएशन से, लेकिन इंपोर्टर को घाटा होता है। और इससे एक बात और है कि जो आरबीआई है, जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व रहता है, उसका फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा खाली होता है। हाँ, जनरली डिवैल्यू करती है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। कैसे बेनिफिट हुआ, अमेरिका से हम यहाँ मंगा रहे हैं कोई सामान, वहां पर ले रहा है ना, तो वहां के लिए सोचो ना, वो उसकी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है ना, उसके उससे मेरे को क्या लेना देना, हमें तो अपनी इकोनॉमी देखनी है ना। दूसरे के घर में चिकन बिरयानी बन रही है, उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने दाल भात की चिंता है अपनी। तो हमने हमारी इकोनॉमी में क्या फायदा हो रहा है वो देखो ना। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आप सोचो कि आप इंडिया के हो, आपने $1 का सामान मंगाया, पहले 80 रुपया देते थे, अब 100 रुपया देना पड़ रहा है, तो आपको तो घाटा हुआ ना एज ए कंज्यूमर। लेकिन एज ए बिजनेसमैन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है एक्सपोर्ट करने पर। आई बात समझ में। तो ये हो गया भाई। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान से फोर्थ 5 ईयर प्लान पर हम लोग शिफ्ट नहीं किए, और हमें एक तरीके से एनुअल प्लान पर फोकस करना पड़ा, ठीक है। याद रखना 3 एनुअल प्लान वाज इंट्रोड्यूस, उसके बदले फोकस किस पर किया गया था, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के ऊपर, कि कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बन पाए। क्योंकि उस वक्त जो थी, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध भी चल रहा था, तो बहुत कुछ समय के लिए अमेरिका ने हमारे को क्या एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, क्या फूड ग्रेन्स को।
जब हमने मांग करी ना कि भाई आप थोड़ा सा हमें ज्यादा अनाज दीजिए ताकि हम वॉर को सही तरीके से लड़ पाए, लेकिन अमेरिका ने क्या करा, रोक दिया। अमेरिका ने उस तरीके से हमारे को फूड ग्रेन्स का सप्लाई नहीं करा। इसका मतलब अमेरिका शुरुआत से ही जो है कभी किसी का नहीं है वर्ल्ड लेवल पर, याद रखना। कभी भी जियो पॉलिटिक्स पढ़ो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ो या कभी भी जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो तो समझ में आना चाहिए कि अमेरिका जो है कभी भी जनरली सब सारे युद्ध जो हो रहे हैं वो जनरली वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसे क्या बेचना है, हथियार बेचना है। बिजनेस माइंड से ज्यादा चलता है इन कंपेयर टू पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। चलिए इसको लिखिए फटाफट यहाँ तक। क्या 96 तो क्लास के बाद निकल लीजिएगा। कहाँ तक क्या 4 पेज छोड़ो, 4 पेज मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये थर्ड शुरू करना, चलिए शुरू किया जाए। आप लोग की अलग कॉपी होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर तरीके से बनाइए, ठीक है। इसके पहले 2 5 ईयर प्लान था, मैं पीडीएफ ग्रुप में डलवा दूंगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा। बोलिए। नहीं, मैंने ये डायरेक्टली वहां से आया ना, विकिपीडिया से, दिक्कत ही नहीं है आपको। विकिपीडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, सिंपल सी बात है। जरूरी क्यों नहीं जरूरी, क्यों नहीं मानते हैं? विकिपीडिया को ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं तो आप कौन से किताब को क्लेम कर सकते हो, आप ही बताओ। तो ऑथराइज कौन सा है? हाँ तो ऑफिशियल साइट तो देखो जाके, सरकार वाले भी, सरकार जहाँ प्लानिंग कमीशन का प्लानिंग कमीशन है। अच्छा हमें समझ रहा हूँ, चलो मान लो प्लानिंग कमीशन से उठा लो, या प्लानिंग कमीशन के वेबसाइट पर जाओ, नीति आयोग के पहले वाले 5 ईयर प्लान के बारे में तो पूरा पता चल जाएगा वहाँ, तो वहाँ पर ये दिक्कत ही नहीं। हम लोग डाल रहे हैं लेकिन वेरीफाई तो भी किया जा रहा है, ऐसे थोड़ा ना कि गूगल बिना वेरीफाई किए विकिपीडिया में अपडेट किया जा रहा है। कोई नहीं, लेकिन ये सही नहीं, हमने उसको जांच किया है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे थोड़ा ना कुछ उठा लेंगे। क्या तो वो फैक्ट वो सख्त बोल रहा है। हाँ तो फिर प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखें ना, क्या ये एक्चुअल ग्रोथ रेट 2.4 बोल रहा है? क्यों? उससे क्या लेना देना, ये तो अगले 5 साल है। नहीं जरूरी थोड़ा ना, नहीं ऐसे क्यों होगा? आप ही सोचो ना, वो अलग 5 वर्षीय योजना था, अलग 5 ईयर प्लान था, ये अलग 5 ईयर प्लान है, इसको अलग तरीके से लेके चला गया था। अब जरूरी थोड़ा ना कि अगले साल सक्सेसफुली हो, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ थर्ड 5 ईयर प्लान। सक्सेसफुल कहाँ? तो सक्सेसफुल कहाँ? आपने आप
क्रिकेट में मान लो कि आपको 220 रन का लक्ष्य दिया गया, आप 180 बनाए, कहाँ आप सक्सेसफुल हुए? आप तो हार गए ना एक तरीके से। तो सेम चीज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ग्रोथ तो नहीं किया, ग्रोथ तो करा, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट के थ्रू हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए। दे हाँ सब याद है। हो गया इधर नेहरू जी को भी मार दी तुमने यार। देखिए सरकारी वेबसाइट से मैंने निकाला है, जो प्लानिंग कमीशन इंडिया का था, कहाँ 2.8 2.8 है सरकारी प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट से निकाला मैंने, जो नीति आयोग में इनबिल्ट। हो गया, लिख लिए, हो गया। ठीक ठीक। चलो डन।
बतियाना कम करो, लिखना थोड़ा सा ज्यादा शुरू करो। ठीक है, तब बढ़िया। क्या वो किसी बात का चिंता है कि वेनेजुला पर क्यों अटैक कर दिया? मान लो अगर तुम वेनेजुला की सिटीजन रहते तो क्या करती है? हैं? मैं क्या करता? मैं भाग जाता। मैं जमीन जमीन बेच के भाग जाऊँ वहां से। कि आने वाले समय में वहाँ के लोगों की स्थिति और हालत खराब होने वाली है। जब तक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा ना कोई भी क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र कभी बढ़ नहीं सकता, चांस ही नहीं। तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चले आगे, चलिए इसको फटाफट लिखिए। 3 एनुअल प्लान, इसी में ग्रीन रेवोल्यूशन का आएगा। क्या यूएन है किसके कंट्रोल में? अमेरिका है। वही तो सबसे बड़ी बात है कि बायस्ड हो रहे हैं। इसका मतलब वहाँ का जो इंटरनल मैटर है वो कहीं ना कहीं सब कंट्री के द्वारा नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ अमेरिका के द्वारा ही देखा जा रहा है, जो कि एक तरीके से गलत है। यूएनओ को तो इसमें हस्तक्षेप करना ही करना चाहिए। यूएनओ फट से प्रेस रिलीज कर देता है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है, लेकिन उसमें नहीं किया। क्यों करना चाहिए? हाँ, उसको वो तो चाहे तो क्या ना चाहे, नोबेल प्राइज लेके छोड़ेगा। वो सोच रहा है ना कि मैं उससे कम क्यों रहूं। एक और थे ना, कौन थे? बराक ओबामा। उनसे कम क्यों, उनको भी तो मिला था। हाँ तो ये तो उस लाइक में नहीं, तो जबरदस्ती मांगे जा रहा है। बिटकॉइन बढ़ गया? मेरे को क्या पता, मैं उस पे इन्वेस्ट नहीं करता। हैं? एक बार धड़ाम से गिर जाएगा ना तो हालत खराब हो जाएंगे। नहीं गिरेंगे? तो तुमने इन्वेस्ट कर दिए? हो गया? चलो हो गया?
चलिए अब आगे आते हैं भाई यहाँ पर। अच्छा ये वाला हमने पढ़ा दिया ना, इसको देखो, नहीं ये वाला थोड़ा सा देख लो। ये वाला क्या हुआ था इसी में, थर्ड फाइव ईयर मतलब एनुअल जो प्लान था 1966 से 1969 में, इस पे क्या फोकस किया गया भाई 1966 से 1969 के बीच में। एक तो हमने क्या देखा कि फोकस पॉइंट क्या था भाई, सेल्फ रिलायंस के ऊपर, अपने देश के निर्भरता के ऊपर हमने फोकस करा कि भाई हम अपने देश की इकोनॉमी को फोकस करके चलेंगे। और यहाँ पर जो होगा वो हम लोग दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देंगे, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देने मतलब दोनों को इक्वल तवज्जो देकर चलेंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, ताकि हमारे देश में चीजें जो है साथ ही साथ चल पाए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री, और इसमें जो 3 एनुअल प्लान जो आया था थर्ड 5 ईयर प्लान, इसमें हमने सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करी थी। तो जो फेल होने के बाद हमने एक तरीके से दोनों को साथ में लेकर चलने की बात करी। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए प्रिवेलिंग द क्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस होने के बाद जो है वो फूड प्राइसेस भी बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, है ना, फूड प्राइसेस भी बढ़ गए थे। और इसको निपटने के लिए, इससे निपटने के लिए सरकार ने एफसीआई का तो गठन कर ही दिया था। उसके साथ ही साथ सरकार ने क्या सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, रिवॉल्यूशन करना चाहिए। वो किसके मामले में भाई, एग्रीकल्चर के मामले में। अब देखो समझो यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति है, वो किससे रिलेटेड है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है भाई, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क है। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन करना और एक उत्पादकता बढ़ाना। उत्पादकता का मतलब एक जमीन था भाई, एक जमीन में मान लो कि 100 केजी गेहूं हो रहा था, बढ़िया हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये 100 किलो ही हो रहा था, क्यों, क्योंकि हमने सही तरीके से टेक्नोलॉजी, सही तरीके का सीड, सही तरीके का इरिगेशन नहीं करा, जिसकी वजह से उतना अच्छा पैदावार नहीं हो पाया। लेकिन हमने अगर मान लो इसमें HY की सीड्स डाल दी, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से अब यहाँ पर इसी इतना ही बड़ा खेत पर 200 केजी का वीट का जनरेशन या राइस का जनरेशन हो रहा है। मतलब हमने क्या बढ़ा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, वी प्रोडक्टिविटी बढ़ा है। प्रोडक्शन तो बढ़ा ही अपने आप में, लेकिन इस जमीन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। समझ में आ रहा है। पहले मान लो कि 1 घंटा पढ़ते थे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आता था, आधा आधा इधर आधा इधर, ठीक है। अब 1 घंटा पढ़ रहे हो, मतलब आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बाय डूइंग कंसंट्रेशन या बाय डूइंग मेडिटेशन, जो भी किसी तरीके से आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। और यही स्टडी में भी बहुत मायने रखता है। सेम उसी तरीके से जमीन की प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब ये जैसे एक लेबर है, एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कब बढ़ रही, मान लो 1 घंटे में पहले वो 5 पेंसिल बना रहा था एक फैक्ट्री में, अब मान लो कि वो 1 ही घंटे में अब 10 पेंसिल बना पा रहा है। मतलब उस लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है टाइम टू टाइम। और टाइम टू टाइम हमेशा किसी भी चीज की प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो वो एक तरीके से बढ़ाने के बारे में बात की गई है कि हम लोगों को निर्भरता दूसरे देश के ऊपर नहीं रहना है, खास करके एग्रीकल्चर के मामले में। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया। यहाँ पर 2 नाम जरूर याद रखना है, MS स्वामीनाथन का और नॉर्मन ई बोरलॉन्ग का। अब समझो, जो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग था वो वर्ल्ड के लेवल पर अगर देखा जाए वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के। इसमें कौन थे भाई, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है, ई बोरलॉन्ग। और जो इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था वो MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन, जिनके कहने पर या जिनके प्लान के अनुसार जो हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्ट किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का फोकस क्या था, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही, उसके साथ साथ प्रोडक्टिव वे में बढ़ाना। वो कैसे कर सकते हैं भाई, एक तो सबसे पहले इरिगेशन फैसिलिटी को सुधारना है। लेकिन हम लोग शुरुआत में इरिगेशन फैसिलिटी तो सुधार नहीं सकते थे, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे चाहिए भाई, क्योंकि डैम वगैरह बनाना पड़ेगा, कैनाल वगैरह बनाना पड़ेगा। तो हमने वैसे क्षेत्र को टारगेट किया जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी पहले से ही अच्छी थी। जैसे पंजाब वाले रीजन में शुरुआत से पानी जो है, पंजाब क्यों रहता है, 5 नदियों का, जो भी है लास्ट में बोल जो भी है, हाँ मतलब 5 नदी जो है वहां पर पंजाब में देखने को मिलता है, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पर देखो राइस, वीट, खेती बाड़ी बहुत शानदार तरीके से पंजाबी लोग करते हैं। इसका मतलब वहां पर बोला जाता है कहीं पर भी अगर ऐसे फेंक दो ना, यहाँ बोला जाता है जौनसार में, जौनसार बोला जाता है यहाँ पर, जहाँ पर मान लो कि अगर गेहूं का दाना ऐसे फेंक दिया तो वहां बिना कुछ फर्टिलाइजर डाले
क्या उसमें मिट्टी इतनी फर्टिलिटी है या फर्टाइल है। तो सेम फर्टिलिटी जो है वो पंजाब वाली मिट्टी की भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या इरिगेशन वगैरह पर फोकस ना करके हमने बाद में उस पर फोकस करा, लेकिन जनरली किस पर फोकस करना था, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो हाइब्रिड सीड्स हैं, जो कि जैसे पहले क्या होता था जनरली गांव में कि लोग धान की खेती किया, अब वही धान कुछ धान को बचा के रख लेते थे और उसका इस्तेमाल एज अ बीज अगले साल खेती करने में लगा देते थे। जनरली गांव के लोग पहले यही करते थे। ठीक है, या गांव के लोग क्या यही कहीं भी अगर खेती बाड़ी होता था, ठीक है, जनरली करते। अब वैसा नहीं है, अब है पूरा प्रोडक्शन हुआ, उसको पूरा एक तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया गया। अब नए तरीके का सीड जो है वो एक तरीके से उसमें प्रॉपर तरीके से उसको लैब में ट्रीट करके उसको एक तरीके से हाइब्रिड सीड जनरेट किया जाता है। और हाइब्रिड सीड जनरेट करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो पहले 100 किलो धान था तो वो मान लो कि 300 किलो धान वहां से निकल रहा। धान मतलब पैडी मतलब जो जिससे राइस निकलता है, धान का मतलब समझते हो ना। तो इसका मतलब अगर 100 केजी राइस का अगर सीड हम छिड़क रहे थे जमीन पर तो वो 300 किलो। अब अगर वही 100 केजी छिड़क रहे हैं तो 1000 किलो जो है वो धान उपज रहा है वहां पर, तो अच्छी बात है। तो ये हाइब्रिड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का कमाल था, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन दोनों बढ़ा। दूसरा है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। हमने फर्टिलाइजर क्यों करते हैं इस्तेमाल भाई, ताकि जल्दी से वो प्लांट बढ़े, उसको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सॉइल में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, तो उसको और थोड़ा सा न्यूट्रिशन देके ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़े। आप प्रोटीन वगैरह क्यों लेते हो, अलग से सप्लीमेंट कभी कभी लिया जाता है ना भाई, इसका मतलब क्यों है, ताकि आपका बॉडी सही तरीके से ग्रो करे। सिंपल सही तरीके से प्लांट की अगर ग्रोथ सही तरीके से करनी है तो जल्दी करनी है तो हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। कीड़ा मकोड़ा हो जाए भाई, उसके लिए क्या है, पेस्टिसाइड्स है। ठीक है, अब तो ये धीरे धीरे कम करने के बारे में बात हो रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि इससे हेल्थ इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, उसको जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक बात तो दोनों का नाम याद रखना है। तो यहाँ पर क्या किया गया भाई, इट इन्वॉल्व्स द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। HYV सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया भाई अलग अलग जगह पर। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी किया गया और इरिगेशन पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया गया और साथ ही साथ सॉइल को कंजर्व करने के बारे में भी बात किया गया। ड्यूरिंग द एनुअल प्लान द इकोनॉमी ऑब्जॉर्व द शॉक जनरेटेड ड्यूरिंग द, तो एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ये 3 साल में चीजों को बैलेंस में ला दिया गया। ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन करके FCI खोल के, क्योंकि हमारा देश लगभग जो लोग हमारे देश के जितने भी लोग थे लगभग एग्रीकल्चर वगैरह करते थे भाई, तो एग्रीकल्चर पर भी मेनली फोकस किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन उसमें वो क्या काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया, जिसकी वजह से ही हम लोग एग्रीकल्चर में आगे बढ़ पाए। नहीं तो दिक्कत परेशानी हो जाती। अगर उस वक्त भी हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन ना लाए होते तो एक तरीके से दिक्कत परेशानी आज हुआ रहता। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा है तो उसकी वजह से बढ़ा है। ठीक है, तो एक तरीके से फिर से अब तैयार हुए। 1969 तक चीजें जो है थोड़ी सी स्थिर हो गई, तो चलो फिर चीजें जो है वो साथ में लेकर चला जाए। 1969 में किसकी सरकार थी भाई बताओ? कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी थे। बहुत अच्छी बात, आगे देखने को मिलेगा। आगे देखो 4-5 ईयर प्लान। अब भाई 3 जो एनुअल प्लान लाए तो उसमें हमने क्या देखा कि बढ़िया से चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया। अब कंट्रोल करने के बाद सोचा कि चलो भाई अब फिर 5 साल का योजना जो शुरुआत हम लोगों ने जिस तरीके से करी थी उसको आगे बढ़ाया जाए। उसी रिजल्ट को लेकर आगे 4-5 ईयर प्लान लाया गया, जो कि 1969 से 1974, मतलब यही इमरजेंसी पीरियड का जो दौर अंतिम में इमरजेंसी का कब लगता है 19 भाई नेशनल इमरजेंसी बात कर रहा हूँ 75 में, ये खत्म होने के बाद। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, उद्देश्य क्या था? भारत पाक युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र द्वारा आवश्यक उपकरण या इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल फ्रॉम द एलाइज वो एक तरीके से नहीं दिया गया। जैसे कि हमने बोला अमेरिका हम लोगों को बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह, बहुत सारे देश जो थे वो हम लोगों को प्रोवाइड करते थे इक्विपमेंट्स वगैरह, ताकि इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया सके और फूड ग्रेन्स वगैरह, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो हमने सोचा कि भाई अब ये खतरा आगे आके ना आए, जिसके लिए हमें 2 चीज पर फोकस करके चलना पड़ेगा। एक तो सबसे पहला फोकस रहेगा हमारा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, मतलब हम बढ़ेंगे तो हम अपने देश की इनकम को तो बढ़ाएंगे, लेकिन महंगाई को कंट्रोल में रखें, स्टेबल बना के, पहली बात। दूसरा बात ये बोला गया प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, या फिर 2 तरीके से बोला जाए तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस किया गया।
कि अब हम अपने देश में ही उपजाएंगे, अपने देश में ही खाएंगे, हम ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। उससे हो सकता है कि एक तरीके से वो हमारे को कंट्रोल करे आगे चलकर, और वो अपना पावर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करे। ये होता है भाई, आप अगर आपको कोई खाना दे रहा है तो वो खाना देना बंद कर दे, अगर आपके पास कोई जरिया नहीं खाने का, तो एक तरीके से वो जो बोलेगा आपको करोगे करोगे। तो एक तरीके से दिक्कत परेशानी हो सकता था, जिसकी वजह से सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस किया गया और स्टेबिलिटी किया। तो यहाँ टारगेट रखा गया 5.7%, अचीव कितना किया गया 3.3%। ठीक है, उतना भी खराब नहीं था, लेकिन तब भी इस तरीके से हमने टारगेट ज्यादा रख लिया ना, दिक्कत भी है ना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति से पूछो ना तो बोलेगा नहीं हमने टारगेट ज्यादा रख लिया था, तो उसका टारगेट हमने इसलिए रखा था ना क्योंकि हम लोग उतना अचीव करने के लायक थे उस वक्त, लेकिन हमने अचीव नहीं कर पाए। क्यों? कि प्रॉपर तरीके से प्लान थोड़ा सा पॉलिटिकली जो है वो चीजें सही तरीके से नहीं चल रही थी, चल भी रही थी लेकिन उसको उस तरीके से नहीं ले जाया गया। अब यहाँ पर देखो यहीं पर समझने को मिलेगा आगे 4-5 ईयर प्लान में। ड्यूरिंग दिस प्लान द स्लोगन गरीबी हटाओ आंदोलन, इसी की वजह से इंदिरा गांधी जी जो सरकार में आई थी भाई, एक ही नारा था जिसकी वजह से मोदी जी विकसित भारत और ये गरीबी आंदोलन। ठीक है, गरीबी हटाओ आंदोलन, मोदी जी का मेन जो टैगलाइन है वो क्या है, विकसित भारत, कि सबका साथ सबका विकास। सेम उसी तरीके से उस वक्त गरीब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी भाई हमारे देश में, खासकर गांव के क्षेत्र में। तो गरीबी हटाओ आंदोलन इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया भाई, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन भी जीता था। ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर इनैक्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखो फेरा और जो बाद में चलकर फेमा बन जाता है, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो फेरा एक्ट 1973 कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन कैसे किया जाए, डॉलर और रुपये को मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए कानून लाया गया, ताकि ये प्रॉब्लम हुआ था कि डिवैल्यूएशन वाला, ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जो है फेरा 1973 लाया गया, याद रखना है इंपॉर्टेंट। विदेशी मुद्रा विनियम विनिमय विनियमन, ठीक है, अधिनियम फेरा जिसको बोला गया, उसको हम लोग क्या 1973 में लाए थे। एक बात और किया गया यहाँ पर, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट MRTP 1969। ठीक है, इसको जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे ना रिटेल इंडस्ट्री के बारे में तो समझेंगे इसको। इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी भी आए हैं और उसमें इनका नाम भी एक तरीके से आपको चेंज होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो 1969 में एक और आ गया कि भाई कोई भी जो ट्रेड है, किसी चीज का ट्रेड करना है, किसी चीज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी चीज को एक्सपोर्ट नहीं करना है, वो सरकार अपने हिसाब से लिस्ट जारी करेगी, उसके हिसाब से आपको करना है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। एकाधिकार और प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंधात्मक। ठीक है, व्यापार व्यवहार अधिनियम, भयंकर नाम है, पूरा पूरा जिला है कि नहीं? हिंदी में मजा नहीं, इंग्लिश में ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप MRTP और फेरा याद रखिएगा, MRTP और फेरा कब आया था 4-5 ईयर प्लान में। मेन एम्फसाइज ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनेबल द अदर सेक्टर मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब क्या, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों को साथ में लेकर चलने के बारे में। हम लोग कुछ ज्यादा ही बुरा वाला बात पकड़ लिए थे, जिसकी वजह से हालत खराब हो गया हमारा आते आते। ठीक है, 1991 फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द प्लान सॉ द रिकॉर्ड प्रोडक्शन। शुरुआत में तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे एक तरीके से उस तरीके से उसको फोकस नहीं किया गया। अब देखो यहाँ पर एक बात बोला गया, यहाँ पर ना उस वक्त जो था इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशीज रिफ्यूजीज बिफोर एंड आफ्टर 1971 में देखने को मिलेगा। किसको हमने आजाद कराया, बांग्लादेश को। अब हम लोग आजाद क्या करेंगे, वही लोग घुस के आ गए इधर हमारे देश में, जो आज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आज भी देखो मामला खराब भी चल रहा है। अगर वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो एक तरीके से गलत है, मतलब आप माइनॉरिटी को सही तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हो, जो कि जैसे आप श्रीलंका का मामला देख लो, श्रीलंका में तो लैंग्वेज बेसिस पर है। सिन्हाला कम्युनिटी जो तमिल कम्युनिटी पर है, सिन्हाला जो कम्युनिटी है वहां पर, जो सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन वो ज्यादा है, तो ज्यादा डोमिनेट करके रख रहा है आज भी जमाने में। अभी 2009 में थोड़ा बहुत चीजें जो है सुधरी, लेकिन अभी भी जो वहां पर इंडियन तमिल है या जो श्रीलंकन तमिल है, ठीक है, उनको एक तरीके से आज भी जगह नहीं मिलती है। कहां पर, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में मिलती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे बलूचिस्तान और आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान वाला टाइप का है, सिन्हाला वो चल रहा है। लेकिन बेल्जियम वाले में देखो, बेल्जियम में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चला गया था। बेल्जियम में जबकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और एक तरीके से अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, उसके बावजूद भी वो लोग यूनाइट होकर सरकार को चला रहे हैं।
ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पर। तो यहाँ देख सकते हो कि बांग्लादेश का हमने सपोर्ट करा भाई, आज वही बोल रहा है कि आपने कुछ नहीं करा। अगर हम छोड़ दिए रहते, हम लोग छोड़ दिए रहते, इंदिरा गांधी जी छोड़ दिए होती, तो बांग्लादेश का क्या असर होता? पाकिस्तान क्या कर रहा था? अपने देश से एक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश कर रहा था। वो तो मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना उसके पापा थे, उनको मदद किया गया भाई इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तभी तो वो आजाद हो पाए, नहीं तो आजाद तो होते नहीं, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे होते। ये बात नहीं समझते हैं वो। तो ये बात है 1971 में इंडो पाक वॉर वाज इंपॉर्टेंट इशू अलोंग द प्राइस मतलब सिचुएशन। प्राइस भी एक तरीके से बढ़ गया था, डिटोरिएट हो गया था, मतलब प्राइस भी एक तरीके से उथल पुथल हो गया था मार्केट में, जिसकी वजह से ये प्लान को कंसीडर किया जाता है एक बिग फेलियर के रूप में, कि सही तरीके से हमने प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करा, स्ट्रेटेजिकली चीजों को लेकर नहीं चला, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगा। और इसी दौरान 1969 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जो कि बहुत अच्छा कदम था। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया, मतलब उसको सरकार के अधीन लाया गया, ताकि वो सरकार के देख रेख में जो है वो अपनी एक्टिविटी कर सके, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा और बहुत ही यहाँ पर एक अच्छा मूव था, खास करके हमारे बैंकिंग सिस्टम को लेकर, ठीक है। तो यहाँ तक आपका होता है 4th 5 ईयर प्लान खत्म। इसको देखिए भाई, कहाँ यहाँ तक, अच्छा ऊपर, चलिए लिखिए यहाँ से। हाँ वो सब भी लिख सकते हो, लिखवाते हैं बहुत सारे, लेकिन वो सब सारी चीजें लगभग आपको हिस्ट्री वगैरह में आ जाता है या फिर पॉलिटी वगैरह में आ जाता है, लेकिन ऐसे लिख सकते हो कुछ कुछ जो भी ऐड, अगर 5 ईयर प्लान लिख रहे हो उसके बीच में कुछ भी अगर याद आ रहा है तो आप बगल में ऐड करते चलिए, ताकि चीजें जो है वो आपको कनेक्टेड रहे, क्योंकि आप जीएस तो सब आपस में कनेक्टेड ही है भाई। अच्छा कोई सवाल अगर पूछे कि 5 ईयर प्लान सेंट्रलाइज था कि डिसेंट्रलाइज था, बताइए, तो क्या बोलेंगे उसको? क्यों? हाँ, स्टेट का कोई रोल नहीं था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कर देते, जिसकी वजह से उसको सेंट्रलाइज प्लान बोला गया इन कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब सबको जब साथ में मिलकर कोई डिसीजन, अगर कोई प्लान लेकर चल रहा है तो डिसेंट्रलाइज, ठीक। कोई दिक्कत? पूजा पाठ सही से किया आज? किस भगवान का पूजा किया? तो बहुत अच्छी बात। वो तो पूरा एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे हम, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन है।
का, हाँ इसी के बाद आया। दूध का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फिर ब्लू रेवोल्यूशन भी आया। सी और ओशियंस के जितने भी सारे उनको बढ़ाने के लिए, ओशियन को संरक्षित करने के लिए, फिश का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये सब सारे किए गए थे। आगे बढ़ा तो चलिए, ये इसमें दो जरूर नाम याद रखिएगा। पहले लिखिए ग्रीन रेवोल्यूशन लिखिएगा, बगल में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन, बगल में इंडियन लिखिएगा एम एस स्वामीनाथन, यहाँ मैं लिख देता हूँ। दो नाम वर्ल्ड के लेवल पर इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा है? जीआर का मतलब समझ जाओगे ना? और इंडिया का